मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डायनेमिक्स पार्ट को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने मोशन की बेसिक एक लेक्चर को करा दिया है। मोशन को आपने रियलाइज किया होगा, फील किया होगा। क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, क्वेश्चंस को लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, एक समझ डेवलप करनी है। अभी आप सब लोग का इंटरव्यू लगा हुआ है। इंटरव्यू जब देने जाएंगे समझदारी आपकी चेक होगी। इंटरव्यू में क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करा पाएंगे? आप खुद सोचिए, इंटरव्यू में न्यूमेरिकल नहीं होगा तो आपको एक समझदारी डेवलप करनी है, एक समझ आपके अंदर आनी चाहिए क्या होगा क्या नहीं कैसे। ठीक है, तो उसके लिए हम अगला सेशन लेके आ रहे हैं। डायनेमिक्स का बेसिक पार्ट का पहला लेक्चर हो चुका है, मोशन फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। सेकेंड लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थ्योरी को समझें। न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से कर लेंगे और न्यूमेरिकल तो हम हजारों इस चैप्टर से कराएंगे, गारंटेड हजारों क्वेश्चन इस चैप्टर से कराएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल होता रहेगा पर बेसिक आप थ्योरी तो समझे, कॉन्सेप्ट क्या है इसको तो समझें। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन आपका मोशन था। तो जब हम बेसिक लेक्चर लेके आ रहे हैं, सब कुछ आपको समझदारी दे रहे हैं, आप सब लोग मैक्सिमम इन वीडियोज को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। हर किसी बच्चे तक, चाहे वो इंटरमीडिएट का बच्चा हो जो फिजिक्स पढ़ रहा है, पहले स्टैटिक्स और डायनेमिक्स मैथ में भी हुआ करता था, तो जो भी फिजिक्स या मैथ से रिलेटेड है उसको आप ये शेयर करिए। बहुत बेसिक लेक्चर्स हैं, सारे बच्चों तक पहुंचाइए, इंजीनियरिंग के बच्चों तक पहुंचाइए, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियर हो चाहे फिर बीटेक इंजीनियर हो, हर किसी को मैकेनिक्स आनी चाहिए। तो आप सब लोग थोड़ा टाइम दें, आप ही शेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसा समय नहीं है और हमारे अंदर वो उतनी कनेक्टिविटी भी नहीं कि हम लोगों तक पहुंचा पाए। माध्यम तो आप ही माध्यम है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, समझें अच्छे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते रहेंगे आपके सामने। शुरू करते हैं नेक्स्ट, मोशन। तो अब शुरू हुआ था, मोशन क्या था? चेंज इन पोजीशन आपका मोशन था। और पोजीशन क्या था? किसी एक रेफरेंस के पॉइंट के सापेक्ष, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष किसी एक बॉडी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वही पोजीशन को बताते। किसी एक रेफरेंस पॉइंट जो कि ओरिजिन है, तो ओरिजिन के सापेक्ष उस बॉडी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही उसके पोजीशन कहलाएंगे। ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट से बॉडी के सेंट्रॉइड को या बॉडी को मिलाने वाली लाइन क्या आपकी थी? पोजीशन वेक्टर कहलाती थी। और पोजीशन वेक्टर का मान √x² + y² था 2 डायमेंशनल के केस में। 3 डायमेंशनल में जाएंगे तो √x² + y² + z² भी आ जाएगा। तब आपको कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स बताने पड़ेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसके बारे में एक हमने बेसिक लेक्चर आपको बताया है जब आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे होंगे। अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आप प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 हर एक लेक्चर को समझिए। हर एक लेक्चर में हमने कुछ नयापन और कुछ नई सीख आपको दी है। तो अगर आप बेसिक लेक्चर को देखेंगे, पहले या दूसरे लेक्चर को देखेंगे, तो उसमें हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज किया है, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल भी निकालना बताया। जैसे कॉस अल्फा = x अपान √x² + y² + z²। ऐसे कॉस बीटा = y अपान √x² + y² + z² प्लस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। और अगर अल्फा बीटा गामा कहा जाए तो डायरेक्शन कोसाइन एंगल्स है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं और अल्फा बीटा गामा आपके डायरेक्शन कोसाइन एंगल्स है। कॉस अल्फा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा = 1 होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आप बेसिक लेक्चर से देखें तो आपको एक हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया है पोजीशन वेक्टर का। अब स्टार्ट होता है कि मोशन कितने तरीके के होते हैं। तो मोशन के क्लासिफिकेशन में हमने बहुत डिटेल में कराया। प्योर ट्रांसलेशन प्लस सारे पॉइंट्स, किसी भी क्षण देखा, हर एक पॉइंट, उस बॉडी के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी उस समय एक ही डायरेक्शन में सेम है, तो ये ट्रांसलेशन। रोटेशन में क्या है कि हर कोई पार्टिकल
एक क्या हो, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हो, तो इसका मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा। किसी एक एक्सिस के, किसी एक अक्ष के परितः पूरी बॉडी घूम रही हो, तो ये हो गया रोटेशन। रोटेशन में एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेशन में एक लाइन में मोशन हो सकता है और किसी एक कर्व पाथ पर हो सकता है। तो अगर कर्व आपका कर्व पाथ पर है तो उसमें प्रोजेक्टाइल है। सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन एसएचएम होगा, एसएचएम का अलग से लेक्चर होगा ही। रोटेशन में सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, कोई एक बॉडी है अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट घूमे, और किसी कॉर्नर के अबाउट भी घूम सकता है। नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस भी हो सकता है, तो कोई कंपल्सन नहीं है। तो दो तरीके का होता है, जनरल प्लेन मोशन या प्लेन मोशन जो होगा वो ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, घूम भी रहे होंगे और आगे भी बढ़ रहे होंगे। बॉडी के पार्टिकल आपके रोटेशन में भी होंगे और ट्रांसलेशन में होंगे। अब थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, ये इंपॉर्टेंट बात है। इफ अ पार्टिकल ऑफ द बॉडीज, अब यहां पे क्या है कि पार्टिकल्स प्योर ट्रांसलेशन कर रहे हो, ये पहले से समझ लेना है। प्योर ट्रांसलेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्या होगा, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब आपका ट्रेन का ट्रैक अगर एकदम सीधा है तो ट्रेन उस समय क्या कहा जाएगा कि ट्रेन रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। उस समय ट्रेन क्या कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्ट्रेट पाथ पर सीधे सीधे जा रहा है, अब इसके किसी एक पार्ट की एनालिसिस करेंगे तो वो अलग टाइप का हो सकता है मोशन कर रहा हो, पर पूरी बॉडी है जो हम उसको बल्क मान रहे हैं, पूरा ट्रेन एक पार्टिकल है, एक बॉडी है और वो पूरी मोशन कर रही है। ठीक है, तो वो आपका रेक्टिलिनियर। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया, ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, ट्रेन जो है वो स्ट्रेट ट्रैक पर सीधी सीधी ट्रैक पे चल रहा हो। आई स्टोन रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब देखिए आप टावर पे एकदम टॉप पे खड़े हैं और इस स्टोन को देखिए हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये आपका क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका क्या होगा, कर्वीलिनियर मोशन होगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा आपका, कर्वीलिनियर मोशन। लेकिन अगर इसी पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप कर दिया जाए, ऐसे जस्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया तो ये सीधी रेखा में गिरेगा, एकदम सीधी रेखा में। बात समझ में आ रही? तो ये वाला मोशन जो होगा जस्ट ड्रॉपिंग आपका होगा रेक्टिलिनियर मोशन। जस्ट ड्रॉपिंग आपका क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहलाएगा, कर्वीलिनियर मोशन। तो एग्जांपल आप समझ गए होंगे। कई बार केस होता है कि कार एक सीधी रेखा में जा रही, तो कार जो सीधी रेखा में जा रही है वो आपका क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। इन वही कार जब सर्कुलर मोशन कर रही है, जब टर्न कर रही है, तब कर्वीलिनियर मोशन। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगली स्लाइड हम सब लोग देखते हैं क्या है। तो अगला हम सब लोग देखते हैं, अगला क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन अब हो गया। रेक्टिलिनियर में कर्वीलिनियर मोशन जो हम सब लोग आगे पढ़ेंगे। कर्वीलिनियर मोशन में आपका सर्कुलर मोशन होगा, उसको हम सब लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रोटेशन अलग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ रेक्टिलिनियर को थोड़ा रेक्टिलिनियर पर क्लियर कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कर्वीलिनियर भी पढ़ेंगे और इसके साथ एसएचएम भी पढ़ेंगे, सेंट्रोइडल नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। रोटेशन भी अलग से डिटेल में कराएंगे। फ्लाईव्हील का मोशन रोटेशन है भाई। आप सब लोग फ्लाईव्हील अगर बहुत प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, आईसी इंजन के बाहर जो चक्के लगे हैं वही फ्लाईव्हील है। ऐसे अगर आप थ्रेसर मड़ाई कराने के लिए थ्रेसर यूज किए होंगे तो वहां पर भी बाहर बड़े बड़े, भले ही आपका यहाँ पे स्प्लाइन से कनेक्शन है, भले ही आपका शाफ्ट से कनेक्शन है, पर वहां दो बड़े बड़े चक्के लगे हुए हैं वहां पे, क्योंकि आप लोड कांस्टेंट फीड नहीं कर पाएंगे। तो चक्के लगे हैं वही क्या है, फ्लाईव्हील है। बात समझ में आ रही है ना। तो एक भारी सा हैवी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एलिमेंट होता है जो फ्लाईव्हील होता है, जिस पे हम बात करेंगे और आगे, ठीक है। प्योर ट्रांसलेशन। तो अब इसमें रेक्टिलिनियर मोशन में पोजीशन की डेफिनेशन देखिए।
पोजीशन जो आपकी स्थिति क्या है, स्थिति मतलब गरीबी अमीरी यहां से ले, आर्थिक स्थिति नहीं भाई, स्थिति में भी आपकी आर्थिक स्थिति नहीं, कैसी पोजीशन मतलब आपकी लोकेशन से रिलेटेड ये बात है। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन मींस द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट। तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट है और जब रेफरेंस पॉइंट, तो इसका ओरिजिन यहाँ पे 0 0 है, तो इसकी जो लोकेशन, ये पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है या बॉडी है, उसके लोकेशन बताने के लिए आप क्या बताओगे, कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन उसके कोऑर्डिनेट से बताया जाता, और कोऑर्डिनेट हमेशा रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो पोजीशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष बताया जाता है। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि किसी एक जगह का अगर आपको पोजीशन बताना है तो आप क्या बताओगे, आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी और मान भी बताना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप सब लोग दिल्ली से अहमदाबाद की बात हो रही मैप में, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि दिल्ली से अहमदाबाद इस डायरेक्शन में इतनी, मतलब डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, इतनी दूरी पर है, 520 किलोमीटर दूरी मान लीजिए कि आपने दिल्ली यहाँ और अहमदाबाद यहाँ, तो दिल्ली से अहमदाबाद के बीच की दूरी जब बात अब करेंगे तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा भैया, क्योंकि दिल्ली से 520 किलोमीटर तो किधर भी जा सकते हो ना। तो कोई भी आपको डायरेक्शन, तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि आपको क्या बताना है, आपको इसका मान भी बताना और डायरेक्शन भी बताना है, ये ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। पोजीशन, अब वेक्टर क्वांटिटी में आपका रेफरेंस अगर बदल जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। अगर आपकी लोकेशन जीरो भी हो सकता है, अगर आपकी लोकेशन ओरिजिन पर ही है तो आप जीरो, वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो पोजीशन वेक्टर आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एक तरीके से लंबाई ही है तो मीटर में होगा इसका यूनिट, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट। अब बात देखिए, पूरी बात पोजीशन से कोई बहुत फायदा नहीं है। पोजीशन बस एक क्या है कि किसी एक रेफरेंस के सापेक्ष आपने उसकी लोकेशन सही ढंग से बता दी, यही पोजीशन हो गया। लेकिन जब पोजीशन में चेंज होगा तभी तो मोशन होगा, और जब मोशन होगा तभी कुछ कार्य होगा। जब तक मोशन नहीं होगा तब तक बैठे बैठे काम होता है क्या, बैठ के उंगलियां तो चलानी पड़ेगी ना, तो ध्यान रखिएगा। तो पोजीशन का चेंज होना ही इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रिज है तो ब्रिज जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कभी भी किसी स्ट्रक्चर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो तो कोई काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए है कि वो लोड को कैरी कर सके। आप खुद ही अगर कहिए, किसी कुली से कहे चल भाई, तो कुली तो काम, देखिए इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट उल्टा होता है, सर कोई धरती माता ने कार्य नहीं किया, कार्य का खैर हम अलग एक लेक्चर लेके आएंगे जो हम कार्य पर ही फोकस करेंगे। तो जब आप कुली भार तो उठाए, कुली जब तक मूव नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई कार्य नहीं किया गया, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तभी कार्य कर रहा है, लेके खड़ा रहो तो उससे कोई काम नहीं हुआ। लोकेशन पोजीशन चेंज नहीं होगी, कोई कार्य नहीं होगा। अब बात शुरू होती है, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और पोजीशन का चेंज ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन का चेंज ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम शुरू करते हैं अगली बातों को, एक एक करके सारी बातें समझेंगे, क्लियर। तो अब शुरू हुआ क्या, हमने कहा आपसे हमने कहा कि पोजीशन को किसी एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, यहां ऐसे पोजीशन थी, आपने पोजीशन वेक्टर बताया R1, मतलब RI ले लीजिए। इनिशियली आपने ये पोजीशन वेक्टर बताया, मतलब इसका मान भी बताया और डायरेक्शन भी बताया। अब ये पार्टिकल ऐसे घूमते टहलते यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। अब इसकी पोजीशन क्या है, ये है। अब इसकी पोजीशन क्या है, ये है। फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है,
ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। यहां पहले था, इनिशियली यहां था, और यहां पर ये क्या हो गया, फाइनली यहां पहुंच गया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर्स के ट्रायंगल मतलब जोड़ने के नियम की, देखिए हम डिफिनीशन को और दूसरी तरीके से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कई तरीके, बहुत डिफिनीशन समझ एक डेवलप करिए। तो हमें वेक्टर एडिशन का पहला लामी थ्योरम भी हमने आपको डिटेल में कराया है, बहुत डिटेल में कराया। तो अब बताइए, ये जो है ये पोजीशन वेक्टर, आपको हमने पहले ही बताया है कि अगर दो वेक्टर्स को, इसको और इसको, एक के हेड को दूसरे के टेल से मिलाकर रखा जाए, ऐसे एक वेक्टर है, इसके हेड से दूसरे के टेल को मिलाकर रखा जाए, तो ध्यान रखिएगा कि पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इन दोनों के वेक्टर एडिशन को बताती है। ये क्या बताती है, वेक्टर एडिशन को बताती है। ये इसका रिजल्टेंट होता है। लामी थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ, सब में हमने डिटेल में कराया। तो जब किसी एक वेक्टर के हेड से दूसरे वाले के टेल को जोड़ा जाए, तो ये दो हो गए, जुड़ ऐसे रख दिए, और इनके पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिलाने वाला जो ये लाइन होता है, ये वेक्टर एडिशन को बताता है। मतलब अगर ये 1 हो और ये 2 हो और ये आपका कोई एक आर वेक्टर हो, तो जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, 1 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर। ऐसे अगर कोई 1 वेक्टर जानना या 2 वेक्टर को जानना चाहे कि 2 वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे आर वेक्टर माइनस क्या, 1 वेक्टर। यही तो आप कहोगे इस केस में कि भैया हमें आर मालूम, 1 मालूम, 2 बताओ। तो 2 कैसे बताएंगे, आर वेक्टर माइनस 1 वेक्टर। समझ में आया? तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी चीजें, इसको आप समझ गए होंगे। लामी थ्योरम का लेक्चर देख लीजिए या पैरेललोग्राम लॉ का लेक्चर देख लेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनली यहां पहुंच गया, कुछ समय जरूर लगा होगा, वो समय के साथ परिवर्तन जो बातें होंगी वो वेलोसिटी को बताएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाली लाइन ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाली शॉर्टेस्ट लाइन या स्ट्रेट लाइन या मिनिमम डिस्टेंस। आप बताइए, यहां से यहां के बीच इससे कम कोई छोटी डिस्टेंस पॉसिबल है क्या? इससे शॉर्टेज डिस्टेंस पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई और रास्ता अपनाते हैं तो उस रास्ते में इस सीधे के बजाय कुछ टेढ़ा होना पड़ेगा, और जब टेढ़े होंगे तो क्या होगी, तब आपकी दूरी बढ़ जाएगी। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 2 बातें हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 2 बातें। एक तो ये बात है कि भैया शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटी दूरी है, ये जो किलोमीटर आप बताओगे कि भैया 12 किलोमीटर इन दोनों के बीच, ये सबसे कम से कम है। कोई दूसरा अपनाओगे रास्ता तो 12 से भी ज्यादा दूर चलना पड़ेगा। एक तो मान हो गया, और दूसरा आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको, ये भी बता रहे हैं कि इसी रास्ते पर जाओगे तब। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या बात हुई? डिस्प्लेसमेंट बेसिक यही है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी आप बताते हैं कि इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि मान भी होगा और दिशा भी होगी। अगर घूम घुमा के इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपके एक ही हो जाएं, तो उस समय आपका फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। उस समय नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0।
तो फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आपके लिए मायने रखता है डिस्प्लेसमेंट का। अब इसमें अगर इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानना चाहें कि ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डी वेक्टर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप खुद कहोगे इनिशियल वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक वेक्टर और उसके हेड से दूसरा वेक्टर, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा फाइनल वेक्टर। इनिशियल और डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने पर फाइनल, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो ध्यान रखिए फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मान लीजिए फाइनल का ये एक्स एफ कामा वाई एफ हो फाइनल, भाई इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स वाई है और इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ये क्या होगा एक्स आई कॉमा वाई आई, एक्स आई कॉमा वाई। तो जब फाइनल इसको लिखोगे तो ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू एक्स फाइनल आई कैप प्लस वाई फाइनल जे कैप, क्योंकि यही तो फाइनल वेक्टर होगा, एक्स फाइनल आई कैप प्लस वाई फाइनल। और इनिशियल वेक्टर क्या होगा, इनिशियल वेक्टर होगा एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप। तो यहां से जब आप देखेंगे तो फाइनली जो डी वेक्टर आने वाला है, डी वेक्टर क्या होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप, एक्स आई कैप घट जाएगा और प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप। तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा किन्हीं दो पोजीशंस के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो आपको थोड़ा और क्लियर हम इसको लिख के दिखा दे रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। वेक्टर एडिशंस के लॉज में हमने आपको बेसिक लेक्चर्स में सारी चीजें बता रखी है, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत डिटेल तरीके से सब कोई सीख सकते हैं। 1 बाय 1 सारे लेक्चर हमने आपको डिटेल में कराया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का वो क्या होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर जेड 3 डायमेंशनल ले लें तो उसमें जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप भी आ जाएगा, कोई उसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब अगर कि फाइनल और इनिशियल एक हो तो एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल दोनों सेम हो गए, जीरो हो जाएंगे। ये भी आपका फाइनल और इनिशियल एक हो तो ये भी जीरो, तो एक जीरो वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बस उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। तो अब समझ गए ना, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस स्ट्रेट लाइन मींस मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट फाइनल और इनिशियल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जिस डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल के पोजीशन चेंज के बारे में बताता है। ये फाइनल माइनस इनिशियल बात तो यही आई थी ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। समझ में आया? तो चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। स्थिति परिवर्तन ही कितनी बदली वही डिस्प्लेसमेंट बताता है। पहले फाइनल क्या होगा, देखिए चेंज वर्ड जब भी आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। चेंज जब भी आए, चेंज, तो आप तुरंत क्या करिए, फाइनल माइनस इनिशियल, किसी का भी चेंज, प्रेशर का चेंज, वॉल्यूम का चेंज, जो भी आए, टेम्परेचर का चेंज, स्पीड में चेंज, क्योंकि आप स्पीड में फ्लक्चुएशन भी पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में, तो किसी का भी जब चेंज आए तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल।
अब अगर चेंज पॉजिटिव आता है, इसका मतलब फाइनल वाला बड़ा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीज हुआ है। अगर आपका चेंज निगेटिव आता है, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा चेंज होता है। परसेंटेज चेंज वर्ड आएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, और किसके सापेक्ष? इनिशियल के सापेक्ष, क्योंकि आपका पैरामीटर तो इनिशियल था ना, बदलाव होके क्या हुआ वो अलग बात है। तो हमेशा जब परसेंटेज चेंज आएगा तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो एक प्रमाणिक मान होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और एक क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू का डिफरेंस ये चेंज होगा अपान स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। तो जब भी चेंज की बात है तो क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। The change in position is known as displacement. It is the difference between final position and initial position. Displacement is the difference between final position and initial position. It is a vector quantity. ठीक है, और वो वेक्टर क्वांटिटी क्या? कनेक्टिंग द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या कर रहा होता है, जिसकी डायरेक्शन, जिसकी दिशा क्या होती है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होती है। तो यह एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होती है, और उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही आपका मान होता है। अब ये देखिए, अगर इनिशियल घूम घुमा के फाइनल सेम हो जाए तो 0 होगा। अगर ये फाइनल उधर होता, यहां कहीं ऐसे होता, तो इसका मतलब ये निगेटिव भी हो सकता था। इधर अगर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या होगा? निगेटिव। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब आपको आई थिंक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई भी टर्म इसमें आपको गलत नहीं हो पा रहा होगा। अगला वर्ड ध्यान दीजिएगा, अगला वर्ड क्या है? डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब देखिए, आपकी इनिशियल पोजीशन कुछ यहां थी, अभी आपने देखा ये इनिशियल वेक्टर था, और ये आपका फाइनल वेक्टर था कि आप यहां पहुंच गए, या आई से आप कहां पहुंच गए? एफ पहुंच गए। इनिशियल से फाइनल हो गए तो आप गए एकदम सीधे सीधे भी जा सकते थे, आप टेढ़े मेढ़े ऐसे 2-4 लोगों से मिलके भी जा सकते थे, और ऐसे नीचे भी कोई भी रास्ता अपना सकते थे। जहां जिसका दोस्त होगा वहीं तो मिलके जाएंगे। तो रास्ता आपके ऊपर है, पर ये रास्ता यूनिक है, ये रास्ता यूनिक है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट पाथ है, तो ये यूनिक है। यही आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को कुछ नहीं मालूम है, रास्ते में टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज कर रहे, आप चेंज क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस घूमने घूमने से। डिस्टेंस बढ़ रही, तेल ज्यादा खपत होगा, सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला जुला के हमें क्या करना है? पाथ, जो भी पाथ आप फॉलो करें उस पाथ को नाप लें, इंच टेप लेके नाप लें, जैसे भी नाप लें। तो आप सब लोग इस पाथ की लंबाई जो होगी वही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। चले गए कुल पाथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। अब अगर आप इसी रास्ते से जाएं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं यार, पर बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। बस केवल एक बात है कि जैसे ये भी एक रास्ता ही तो है, ये भी एक रास्ता है, पर ये थोड़ा यूनिक है। तो आप चाहे सीधे भी जा सकते, आप टेढ़े मेढ़े भी जा सकते, जिस रास्ते से जाएंगे उसकी कुल लंबाई क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। कुल लंबाई क्या कहलाएगी? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ।
तो आपका स्पेसिफिक क्या हो सकता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो टोटल इसकी लंबाई नापेंगे, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। इसकी लंबाई नापेंगे, इसका तो अब यही इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कई हो सकती है। डिस्टेंस आपकी क्या हो सकती है, कई हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन किस रास्ते से गया, पर डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और ये बस केवल लंबाई है, इसमें कुछ है वही नहीं, इसमें लंबाई है कि भैया 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, आज हम 50 किलोमीटर चले, उसके हिसाब से तेल दे दो बस। अब गए भले वहीं गोल गोल उसका चक्कर लगाए हूं, गोल गोल चक्कर लगाए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, पर डिस्टेंस तो चले। तो जहां पर आपको तेल के हिसाब से गाड़ी बुक कराते हैं, वो क्या करता है, डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करता है। और जहां कहीं नहीं, हमें वहां पहुंचा दो, एक फिक्स रेट हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस को फॉलो करता है। तो वही चीज है कुल मिला के, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बस केवल इसकी लंबाई है, बस कोई पता नहीं किस रास्ते से कौन जाए, ठीक है। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इन ये बहुत ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आप समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में, किसी एक स्ट्रेट लाइन में, बातें दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, किसमें, स्ट्रेट लाइन में, आप घूमेंगे किसमें, स्ट्रेट लाइन में, और वो भी क्या, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शन मोशन हो, यूनिडायरेक्शनल मोशन हो। अगर एक स्ट्रेट पाथ पर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो आपका डिस्प्ले अब इधर ही जा रहा है, ये नहीं कि आप उधर गए और फिर कुछ वापस आ गए। उधर गए, जैसे मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, आप यहां से चले और इधर की तरफ ऐसे जाके यहां गए, एक ही डायरेक्शन में गए, तो जो डिस्टेंस होगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगी, जो आपकी डिस्टेंस होगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगी। बात समझ में। लेकिन अगर कोई आदमी एक डायरेक्शन में बजाय कुछ दूर गया, ऐसे गया और फिर वो वापस आ गया यहां, ये फाइनल है, वापस इसी स्ट्रेट पाथ पर एनी डायरेक्शन मोशन हो, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी हो और क्या हो, सेम डायरेक्शन भी हो, स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, देन द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ये समझ गए, इसमें दोनों सेम है। तो इसमें अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई, टोटल डिस्टेंस तो ये हुआ ना भाई, गए उतना दूर और फिर वापस भी आए, तो टोटल डिस्टेंस तो ये हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच की अगर हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, टोटल डिस्टेंस ये हुआ, जितना गए फिर वापस आए। तो स्ट्रेट लाइन के सारे मोशन में आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता। इन्हें कि सीधी रेखा में चलने तो सब चीजें बराबर है, ऐसा नहीं। सीधी रेखा में अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो इससे रिलेटेड और भी हम सब लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम सब लोग ने बस बेसिक पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर, जो मोशन का सेकेंड लेक्चर था, इसको हमने डिटेल में सीखा। मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, सारी उस पर अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।